नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम पूर्ववर्ती मुगल देख रहे थे और इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे अहमद शाह। ठीक है। अहमद शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा तो ध्यान में रखना, ये 1748 से 1754 तक इनका शासन का काल था। ठीक है। किनके बाद आए तो ध्यान में रखना, ये मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह कह लीजिए या फिर रंगीला बादशाह कह लीजिए, उसके बाद आते हैं। ठीक है। ये किसके पुत्र है तो मोहम्मद शाह के पुत्र है। ठीक है, मोहम्मद शाह और साथ में उधम भाई, ध्यान में रखना। तो 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह सम्राट बना। उसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अवध का जो सूबेदार जो था सफदरजंग, उसको अपना वजीर बनाया। अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था। ये उधम बाई कौन थी तो ध्यान में रखना, ये जो मोहम्मद शाह जो था उसकी पत्नी थी उधम बाई। ठीक है। तो अहमद शाह के प्रशासन में जो उधम बाई जो थी, जो कि राजमाता थी, उसका बहुत अधिक हस्तक्षेप था। साथ में उसे उपाधि मिला था। किसे? उधम बाई को एक उपाधि दिया गया था, जिसको बोलते थे किबला ए आजम। तो उसे किबला ए आजम की उपाधि प्राप्त थी। एक हिजरा जो था जिसका नाम था जाविद खान। ठीक है, जाविद खान कह लीजिए, फिर नवाब बहादुर का भी प्रशासन पे बहुत अधिक प्रभाव था। तो एक चीज आपको ध्यान में रखने वाली है, अहमद शाह के प्रशासन पे दो लोगों का बहुत अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। एक जो थी उधम बाई जो कि राजमाता थी, और दूसरा जो था जाविद खान जो कि एक हिजरा था। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे के तथ्यों को भी देखते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात आपको यह समझना है, मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमादुल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ कर दिया एवं खुद मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। तो एक चीज आपको ध्यान में रखने योग्य है, एक मराठा सरदार थे जिनका नाम था मल्हार राव, पूरा नाम है होलकर है, मल्हार राव होलकर। ठीक है। जो सफदरजंग जो वजीर जो था, किसका वजीर तो ध्यान में रखना अहमद शाह का, उसको हटा देता है। और साथ में इमादुल मुल्क जो था खुद ही मतलब क्या होते वजीर बन जाते हैं। ठीक है। तो इमादुल मुल्क का वास्तविक नाम की बात करेंगे गजाउद्दीन था, तथा वो निजाम उल मुल्क का पुत्र था। वही निजाम उल मुल्क, ध्यान में रखना, जो कि दक्षिण में गए थे। ठीक है। अहमद शाह का हरम 4 वर्ग मील में फैला था। ठीक है। दक्षिण में जो हैदराबाद राज्य को जो स्थापित करते हैं निजाम उल मुल्क, उसका पुत्र का नाम क्या था तो इमादुल मुल्क। ठीक है, जिसका वास्तविक नाम जो था गाजी उद्दीन था। तो ये जो है अब सफदरजंग के बाद मुगल साम्राज्य का नया वजीर है। अहमद शाह भी अपने पिता की तरह ही मतलब बहुत अधिक अय्याश था। इसका भी हरम की बात करेंगे 4 वर्ग मील में फैला था, तथा महीनों तक वह अपने हरम से बाहर नहीं निकलता था। काफी समय तक वह हरम में ही रहता था। इसके शासन में हिजरों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था, तथा सेना को वेतन चुकाने के लिए अहमद शाह को अपने बर्तन भी बेचने पड़े थे। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि प्रशासन जो थी बहुत ही मतलब खराब स्थिति से मतलब थी, गुजर रही थी। तो इसको आप देख सकते हो, भूलेंगे नहीं। ठीक है। आगे के प्रश्नों पर भी जरा हम लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद जो शासक जो आता आलमगीर द्वितीय। ठीक है। ये ध्यान में रखने योग्य है, जब प्लासी का युद्ध जब चल रहा था तो उस समय जो शासक जो था आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, ध्यान रखना, पूछते हैं जिस समय प्लासी का युद्ध चल रहा था उस समय शासक कौन था तो आलमगीर द्वितीय। 2 जून 1754 को वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया। ठीक है। सबसे पहले इमादुल मुल्क ने किसे हटाया तो सफदरजंग को हटाया। किसके सहयोग से तो उसमें भी मराठा ने सहयोग किया था। और यहाँ पर भी मतलब इमादुल मुल्क को सहयोग किसने किया, मराठा ने किया। अहमद शाह को हटा दिया एवं अजीमुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो आलमगीर द्वितीय का जो वास्तविक नाम जो था उसका नाम था अजीउद्दीन। ठीक है। अजीउद्दीन किसका बेटा था तो ये जहांदार शाह का बेटा था, जिसको लंपट मूर्ख कहते थे। ठीक है। आलमगीर प्रथम औरंगजेब की उपाधि थी, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। आलमगीर प्रथम जो था किसकी उपाधि थी तो औरंगजेब की उपाधि थी। इसको अजीउद्दीन को जो उपाधि जो मिला था वो आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय किसका पुत्र था तो जहांदार शाह का पुत्र था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब्दाली ने 1756-57 में चौथा आक्रमण किया, जिसमें उसने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से पंजाब, कश्मीर, सिंध तथा सरहिंद के जिलों को प्राप्त किया था। इसके समय किसका आक्रमण हुआ था? ठीक है, टोटल 7 आक्रमण किया था, जिसमें से चौथा आक्रमण की बात करेंगे तो आलमगीर द्वितीय के वक्त हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य है। चलिए आगे देखेंगे। अब्दाली ने रुहेला सरदार नजीब खान, ठीक है, नजमुद्दौला को मीर बख्श नियुक्त किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।
इंपॉर्टेंट है। तो नजीब उद्दौला ध्यान में रखेंगे, या फिर आप इसको नजीब खान कह लीजिए। ये रुहेला सरदार था, उसको अपना मीर बख्शी नियुक्त किया था। वजीर इमादुल मुल्क के आतंक के कारण आलमगीर द्वितीय के समय एक बार 3 दिन तक शाही चूल्हे में आग नहीं जली, एवं शाही राजकुमारियां भोजन के लिए पर्दा छोड़ महलों से निकलकर नगर तक चली गई थी। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब खराब समय था, क्योंकि यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य जो था बहुत ही कलह से मतलब क्या था, गुजर रहा था। ठीक है, जगह जगह आपको कलह देखने को मिलता है। कलह का मेन कारण जो था इमादुल मुल्क था। सबसे पहले तो उसने सफदरजंग को साइड किया, उसके बाद अहमद शाह को हटाया, उसके बाद आलमगीर द्वितीय को सत्ता पे बैठाया, लेकिन फिर भी इसकी कलह जो थी वो शांत नहीं हो रही थी। ठीक है, 3 दिन तक शाही चूल्हा में आग नहीं लगा, मतलब खाना नहीं बनी। जो शाही राजकुमारी जो थी वो पर्दा छोड़कर भूख की वजह से नगर तक चली गई ताकि कुछ खाने को मिले। ठीक है, आलमगीर द्वितीय सवारी न होने के कारण अपने जनाना खाने से किले की सफेद संगमरमर वाली मस्जिद तक पैदल जाता था। ठीक है, आलमगीर द्वितीय ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब खान की उपाधि प्रदान की थी। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बताओ, डुप्ले को एक उपाधि मिली थी नवाब खान की। ठीक है, ये उपाधि किसने दिया था, तो ध्यान में रखना, ये उपाधि आलमगीर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इस समय स्थिति जो थी, साम्राज्य की स्थिति जो थी बहुत ही ज्यादा भयावह हो गई थी, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, 19 नवंबर 1759 को वजीर इमादुल मुल्क ने बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। मतलब समझ रहे हो कितना खतरनाक आदमी है ये। ठीक है, सबसे पहले तो सफदरजंग को हटाकर वजीर की कुर्सी हथियाया, उसके बाद अहमद शाह को साइडलाइन किया, उसकी भी हत्या करा दी। उसके बाद खुद ही मतलब इसे बनाया, क्या नाम है, अ, अ, आलमगीर द्वितीय को बनाया। बाद में जाकर आलमगीर द्वितीय की भी हत्या करवा दी। तो आदमी तो काफी डेंजरस था। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नवाब खान की उपाधि किसे मिली थी, डुबले को मिली थी। ये उपाधि किसने दी थी, तो आलमगीर द्वितीय ने। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो आगे के तथ्यों को भी देखते हैं। अब आते हैं शाह आलम द्वितीय। इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, आलमगीर द्वितीय के समय पलासी का युद्ध, और इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका असली नाम जो था अली गौहर था। वह अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय पटना में था, वहीं उसका राज्याभिषेक हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, आलमगीर द्वितीय का ये पुत्र था अली गौहर। ध्यान में रखना, शाह आलम द्वितीय भी इसको कहते थे। और इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ठीक है, पटना में सबसे पहले राज्याभिषेक फर्रुखसियर का हुआ था, और दूसरा जो था शाह आलम द्वितीय था। ये आपको ध्यान रखने योग्य है। इसे वजीर इमादुल मुल्क ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था। ठीक है, समझ रहे हैं मतलब कितना खतरनाक आदमी है इमादुल मुल्क, जिसको गाजीउद्दीन भी कहते हैं। दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस मुगल शासक को उसके वजीर ने दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया था, तो ध्यान में रखना वो शाह आलम द्वितीय था या फिर अली गौहर था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी है, तो आप इसे याद रखें। दिल्ली में कामबख्त के पोते मही उल मिल्लत, जिसको शाहजहां तृतीय कहते हैं, ने इमादुल मुल्क की मदद से गद्दी हड़प ली। शाहजहां तृतीय का शासनकाल 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760 तक रहा। बहुत ही अल्प समय तक ये शासकीय रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ये शाहजहां तृतीय थोड़े समय के लिए शासक बनता है। 1761 से 70 ईस्वी तक मीर बख्शी नजीबुद्दौला दिल्ली के तानाशाह के रूप में शासन करता रहा। नजीबुद्दौला को मराठों ने गद्दी से हटाया। तो ये नजीबुद्दौला कौन था, यही वही नजीबुद्दौला है जिसको अहमद शाह अब्दाली ने मतलब क्या किया था, सत्ता पर बैठा के गया था। तो आगे चल के जो लड़ाई जो होती है ना, पानीपत का तृतीय लड़ाई 1761 वाला, उसमें ये भी एक कारण था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, शाहजहां तृतीय जो है इमादुल मुल्क की गद्दी से मदद से गद्दी हड़प ली, और वो प्रशासन तो करने लगा, लेकिन वो बहुत ही कम समय तक रहा। लेकिन 61 से 70 तक मीर बख्शी नजीबुद्दौला जो था वो दिल्ली के तानाशाह के रूप में शासन करता रहा। और नजीबुद्दौला को गद्दी से कितने हटा दिया, तो ध्यान में रखना मराठों ने इसे गद्दी से हटाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, आगे चल के इसको कनेक्ट करूंगा। शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे तो 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए बक्सर की युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। पराजित होने पर शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से 1765 में इलाहाबाद की संधि कर ली, एवं 1772 तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर बन के रहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब बक्सर की लड़ाई होती है तो उस समय जो मुगल शासक जो होता है वो शाह आलम द्वितीय होता है। ठीक है, लेकिन पराजित होता है संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुंडरो से पराजित होती है, जिसमें शाह आलम द्वितीय था, मीर कासिम था, अवध का नाम सुजाउद्दौला था, तीनों पराजित होता है। तो बाद में जाके इलाहाबाद की संधि होती है 12
अगस्त को और साथ में 16 अगस्त को, ठीक है। और उसके बाद इस संधि में ये रहता है कि भाई साहब आपको अंग्रेजों का पेंशनर बन के रखना है, और उसके बदले में इसको मिल रहे थे 26 लाख सालाना। उसके बदले में ब्रिटिश को इसने क्या दिया, तो बिहार, बंगाल, ओडिशा, ठीक है, तीनों जगह के राजस्व वसूलने का अधिकार इसने क्या किया, ब्रिटिश को दिया। उसके बदले में इसके क्या मिले, तो 26 लाख रुपए मिले, और ये पेंशनर बन के रहा, ठीक है। आलमगीर द्वितीय की बात करेंगे, सॉरी, शाह आलम द्वितीय की बात करेंगे, तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, ध्यान में रखना। लेकिन आगे चल के काफी समय तक, ये लगभग 7 वर्षों तक मतलब क्या रहा, ये इलाहाबाद में ही रहा, ठीक है। इलाहाबाद में आप जाओगे ना, तो वहां पे इलाहाबाद का किला है, वहीं पे था ये। लेकिन बाद में महाजी सिंधिया ने सालम द्वितीय को दिल्ली के राजगद्दी पे बैठा था। महाजी सिंधिया की बात करेंगे तो ये भी मराठा ही थे, ये भी आपको ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। तो बाद में जाके 1772 में महाजी सिंधिया ने सालम द्वितीय को दिल्ली के गद्दी पे फिर से बैठा दिया। 1788 में रुहेला सरदार गुलाम कादिर, जो कि नजमुद्दौला का पोता था, सालम द्वितीय को अंधा कर दिया एवं गद्दी से हटाकर बेदार वक्त को सिंहासन पर बैठा दिया। वही नजमुद्दौला जिसको अपना केयर टेकर छोड़ के गया था, कौन, तो अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का पोता का नाम क्या था, गुलाम कादिर। आप समझ रहे हो कि मुगल बादशाह को अंधा कर दिया जा रहा है, मतलब कितनी बड़ी बात है। तो गुलाम कादिर ने मतलब क्या किया, जो कि रुहेला सरदार था, नजीब दौला का पोता था, सालम द्वितीय को अंधा कर दिया और उसको हटा दिया गद्दी से, और उसकी जगह बेतार वक्त को सिंहासन पर बैठाया। लेकिन 1788 में महाजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से दिल्ली पे अधिकार कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से मराठों का दिल्ली पे क्या हो गया, अधिकार हो गया। 1803 में अंग्रेजों ने दौलत खां सिंधिया को पराजित करके दिल्ली पे कब्जा कर लिया एवं शाह आलम अंग्रेजों का कैदी बन गया। 1806 ईस्वी में कैदी के रूप में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो दिल्ली पे अगर पूछा जाएगा अंग्रेजों के अधिकार कब हुआ, तो 1803 में हुआ। हालांकि कुछ समय तक दिल्ली पे मराठों का भी अधिकार था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 1803 में दिल्ली पे पूरी तरीके से मतलब क्या हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद ध्यान में ये भी रखना है से 1800 में कैदी के रूप में किसकी मृत्यु हो गई, तो शाह आलम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जो कि अंग्रेजों का कैदी ही था। आप चलते आगे। अब आता है कुछ समय के लिए, सॉरी, भारत में प्रथम कागजी मुद्रा पर एक तरफ बेलजली एवं दूसरी तरफ सालम द्वितीय के हस्ताक्षर थे। यह मुद्रा 1806 में बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था, तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो एक तरफ बेलजली, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय का हस्ताक्षर था, जो कि मतलब क्या, कौन था, तो उस समय मुगल बादशाह था, ठीक है। यह मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया था, तो बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था, और 1806 में जारी किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुझे नहीं लगता इससे अधिक डिटेल्स आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आते हैं सालम द्वितीय का पुत्र, जिसका नाम नाम था अकबर द्वितीय, ठीक है। तो अकबर द्वितीय की बात करेंगे, शासक कब बना, तो ये 1806 से लेके 1837 ईस्वी तक ये शासक रहा, ठीक है, क्योंकि 1806 में सालम द्वितीय का देहांत हो जाता है। तो सालम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला वो प्रथम मुगल बादशाह था, ठीक है, ध्यान रखना। अब बादशाह लाल किले के कैदी मात्र रह गया था। तो अगर पूछा जाएगा अंग्रेजों का सबसे पेंशनर कौन बना, तो शाह आलम द्वितीय। लेकिन अगर पूछेगा अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक कौन था, जो कि एकदम एक तरह से कैदी की तरह मतलब था दिल्ली में, ठीक है, तो अकबर सेकेंड। अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुगल सिक्के 1835 में बंद हो गए, ठीक है। मुगल जो थे अपने सिक्के निकालते थे, वो 1835 में बंद हो गया, ठीक है। अब अकबर द्वितीय का बाद जो शासक बना, ठीक है, उसका नाम था बहादुर शाह जफर, या फिर बहादुर शाह द्वितीय कह लीजिए, ध्यान में रखना, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम भी है, इसलिए बहादुर शाह द्वितीय। जफर के नाम से जाने जाते थे, आखिरी मुगल बादशाह है। 1837 से लेकर 1858 तक ये शासक रहे थे, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह हुआ। बहादुर शाह द्वितीय के पास न तो साम्राज्य था, न ही युद्ध का अनुभव था, कुछ भी नहीं था। वो जफर उपनाम से शायरी एवं कविता लिखता था, शायर थे, ठीक है। इनका उपनाम क्या था, जफर था। हसन अस्करी बहादुर शाह का आध्यात्मिक गुरु था, ये पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान में रखें इसे। हसन अस्करी की बात करेंगे तो बहादुर शाह का आध्यात्मिक गुरु था, ठीक है। इब्राहिम जौक एवं असद उल्लाह खान गालिब उसकी कविता के शिक्षक। आप इसको गूगल करना, असद उल्लाह खान गालिब, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे इनके गजल आपको देखने को मिलेंगे। तो उसकी कविता के शिक्षक थे। साथ में इब्राहिम जौक का भी नाम याद रखें। आध्यात्मिक गुरु में हसन अस्करी का नाम याद रखें। 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है 1857 को, कि आंखों देखा हाल सुनाने वाले कवि कह लीजिए,
या फिर शायर कह लीजिए कौन है, तो ध्यान में रखना असद उल्ला खान गालिब। ठीक है। अब बात करेंगे मेजर हडसन, जो कि दिल्ली संभाल रहा था उस समय। दो व्यक्ति था, एक निकलसन था, एक हिडसन था। तो निकलसन की तो हत्या कर दी गई थी, तो दूसरा जो था हडसन बचा हुआ था, जो कि उर्दू का अच्छा जानकार था। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे पे बहादुर शाह को गिरफ्तार करते समय कहा था। कहां से गिरफ्तार हुआ था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लाल किला से तो निकलकर हुमायूं के मकबरे के में जाके छिपे हुए थे बहादुर शाह जफर, तो वहां पे मतलब गिरफ्तार किए गए। उसके बाद थोड़ा सा शेरो शायरी होता है, क्योंकि हडसन भी शेरो शायरी करता है। इसमें था, दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ये जफा ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। ठीक है। ये किसने कहा? हडसन ने कहा। ठीक है, किसने कहा? तो हडसन ने कहा था ये। तो दमदमा में अब दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। ठीक है। इसमें जफर ने कहा, गाजियों में वो रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ठीक है। तो इस पर जफर ने क्या कहा? गाजियों में वो रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ठीक है। विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके निर्वासित जीवन जीने के लिए इनको रंगून भेज दिया। ठीक है, ध्यान में रखना, रंगून में इनके साथ इनकी पत्नी भी गई थी, जहां पे 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। रंगून म्यांमार में निर्वासित काल में बहादुर शाह जफर ने अपनी प्रसिद्ध कविता लिखी, जो कि इस प्रकार से है, सुन लीजिए। न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी का दिल का करार हूं, जो किसी के काम आ न सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हुआ। एक्सीलेंट। इसके अलावा जफर ने लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिल सकी कुएं यार में। ठीक है। मतलब अपने आप को इतना बदनसीबी समझ रहे हैं, से मतलब इनको हिंदुस्तान में दफन के लिए दो गज जमीन भी नहीं मिल सकी, और इनका अभी भी कब्र की बात करेंगे तो रंगून में ही है। बहादुर शाह जफर की कब्र मोहम्मद शाह के मकबरे में बनाई गई थी, लेकिन रंगून में ही दफनाया गया था। ठीक है। तो दफनाया इनको रंगून में ही गया था, लेकिन बहादुर शाह जफर की कब्र मोहम्मद शाह के मकबरे में बनाई गई थी। मुगल साम्राज्य के पतन पर सर जदुनाथ सरकार ने टिप्पणी की है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब स्वर्ण को ही जंग लग जाएगा तो लोहा क्या करेगा, ये मुगल साम्राज्य के पतन पे जदुनाथ सरकार ने टिप्पणी की है। ठीक है। तो इस प्रकार पूर्ववर्ती मुगल का जो अंतिम शासक जो था वो भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र एवं स्वायत्त राज। ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा आपका रिवीजन करवाता हूँ, क्रोनोलॉजी करवा देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था मुगल साम्राज्य का पतन एवं स्वतंत्र राज्यों का उदय। जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण को हम लोगों ने बताया था। ठीक है, जिसमें से औरंगजेब की दक्षिण नीति थी, औरंगजेब की राजपूत एवं धार्मिक नीति, अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव था, विदेशी आक्रमण। दो आक्रमण होते मुख्य रूप से, नादिर शाह और साथ में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव, दुर्बल उत्तराधिकारी, ये सब कारण था। ठीक है। जागीरदारी संकट। सबसे पहला जो पूर्ववर्ती मुगल में जो शासक बनेंगे, जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, बहादुर शाह जफर, सॉरी बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 तक ये शासक रखते हैं। उसके बाद आते हैं जहांदार शाह, जिनको लंपट, इनको साहब खबर कहते हैं। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को। उसके बाद जहांदार शाह 12 से लेकर 13 तक रखेंगे। ठीक है, लंपट मूर्ख के नाम से ये जाने जाते हैं। उसके बाद शासक जो आएंगे आपके फारूक सियर, 1713 से लेकर 19 तक ये शासक रहते हैं। ठीक है। इसका जो क्या बोलते हैं, ताजपोशी जो हुआ था बिहार में ही हुआ था, और सैयद बंधु के मदद से मतलब ये शासक बना था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो उसके बाद आएंगे मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 से लेकर 48 तक रहा, ध्यान में ये भी आपको रखना चाहिए। इसके समय में बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हुए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बंगाल मुर्शिद कुली खान, अवध शहादत खान, हैदराबाद निजामुल, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, भरतपुर बदन सिंह। ठीक है। फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगस, कटिहार में रुहेला सरदार था, कर्नाटक में सदाउद्दौला खान था, तो ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 पे, मोहम्मद शाह के शासन काल में ही होता है, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। अहमद शाह शासक बनता, जो कि आज मैंने आपको यहाँ से करवाया। ठीक है, जो कि मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बना था अहमद शाह। इसके समय दो व्यक्ति का बहुत अधिक मतलब राज्य के ऊपर पकड़ था, कि उधम बाई थी, एक जाबिद खान था, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आलमगीर द्वितीय बनता है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। आलमगीर प्रथम किसको बोलते थे? औरंगजेब को कहते थे।
इसके समय चौथा आक्रमण होता है अहमद शाह अब्दाली का। उसके बाद अगर बात करेंगे तो शाह आलम द्वितीय शासक बनता है, जो कि 59 से लेकर 1806 तक रहता है, जिसका नाम अली गौहर था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है। महाजी सिंधिया की मदद से इलाहाबाद की संधि के बाद पुनः ये राजगद्दी पे बैठ पाता है। उसके बाद कौन बनता है, तो अकबर द्वितीय बनता है, ध्यान में रखना, शाह आलम द्वितीय का ये पुत्र था। और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह की बात करेंगे तो कौन था, तो बहादुर शाह जफर सेकंड था। ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र एवं स्वायत्त राज पढ़ेंगे, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बंगाल वगैरह। ठीक है। उसके बाद अवध इसमें कवर होगा। उसके बाद हैदराबाद इसमें कवर होगा। कर्नाटक का राज सदाउतुल्ला खान में कवर होगा। ये सब किसके समय स्वतंत्र हुआ था, तो ध्यान में रखना, ये सारे के सारे मोहम्मद शाह के दौरान, मोहम्मद शाह का जो प्रशासन जो था, उसी दौरान ये सारे राज्य मतलब स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है। इसमें से बहुत सारे राज्य जो थे मुगल के सहायक राज्य थे, मतलब विद्रोही राज्य नहीं थे, मतलब उनको पूरी तरीके से उनके अंदर भी नहीं थे, लेकिन उनका कभी विरोध भी नहीं करते। कुछ राज्य जो थे वो विद्रोही राज्य भी थे। ये पढ़ेंगे, इसमें बहुत मजा आने वाला है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है। चलिए, शुक्रिया, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।